गुड मॉर्निंग। मैं श्याम बिहारी गुप्ता गाया गाइडेंस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने पिछले क्लास में संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा है। उसके अंतर्गत हम लोग राज्यसभा और लोकसभा के शक्ति क्या है, उसके कार्य क्या हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जान चुके हैं। हम लोग ने यह भी जाना कि लोकतंत्र राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो दोस्तों, हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे कि संसद का विधायी कामकाज, संसद का विधायी कामकाज क्या है, संसद किस प्रकार से कानून को बनाती है। बड़ा ही इंटरेस्टेड टॉपिक है और इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे कि विधेयक कब जा कर के कानून का रूप ले लेता है, यह इसके बारे में हम लोग जान पाएंगे। सभी की इच्छा होती है कि हम जिस कानून को मानते हैं, फॉलो करते हैं, आखिर उस कानून को बनाता कौन है। इसलिए हम लोग इसमें विस्तार पूर्वक से उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं संसद कानून कैसे बनाती है। प्रस्तावित कानून के प्रारूप को हम विधेयक कहते हैं। विधेयक क्या होता है? विधेयक को जानने से पहले हम यही जानेंगे कि विधेयक क्या होता है। विधेयक, जो प्रस्तावित विधेयक होता है, उसको हम संसद में प्रस्तुत करते हैं कानून बनाने के लिए। कानून बनाने से पहले हम उसकी रूपरेखा को तैयार करते हैं। हम यह सोचते हैं कि हम देश के लिए किस तरह का कानून लाएं, उसको किस तरह से लागू करें। अगर उसको लागू करते हैं तो उसका सकारात्मक पक्ष क्या है, नकारात्मक पक्ष क्या है, इसका जो हम मसौदा तैयार करते हैं उसी को विधेयक कहते हैं। विधेयक के प्रकार, विधेयक के दो प्रकार हैं, एक सरकारी विधेयक और एक निजी विधेयक। सरकारी विधेयक, सरकारी सदस्य यदि कोई विधेयक को प्रस्तुत करता है तो उसको हम सरकारी विधेयक कहते हैं। अर्थात कोई मंत्री प्रस्तुत करता है तो उस विधेयक को हम सरकारी विधेयक कहते हैं। निजी विधेयक, संसद के किसी सदस्य द्वारा यदि विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है तो उस विधेयक को हम निजी विधेयक कहते हैं। निजी विधेयक के अंतर्गत चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो, चाहे लोकसभा का सदस्य हो, कोई भी सदस्य निजी विधेयक को प्रस्तुत कर सकता है। वो सरकारी सदस्य नहीं होते हैं। विधेयक के और भी प्रकार होते हैं। एक होता है वित्त विधेयक और एक होता है गैर वित्त विधेयक। वित्त विधेयक हम उसको कहेंगे जो धन से संबंधित हो। धन से अगर तो संबंधित है तो उस विधेयक को हम लोग वित्त विधेयक कहते हैं। जैसे कोई कर उगाही करना हो, कोई पुराना कर है तो उसको विस्तारित करना हो या उसमें परिवर्तित करना हो, या कोई नया कर लाना हो, इसके लिए जो हम विधेयक लाते हैं उस विधेयक को हम वित्त विधेयक कहते हैं। वित्त विधेयक के अलावे यदि कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उस विधेयक को हम गैर वित्त विधेयक कहते हैं। गैर वित्त विधेयक दो प्रकार का होता है, एक सामान्य विधेयक और एक संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक जो विधेयक संविधान में संशोधन प्रस्तावित करे उस विधेयक को संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत जो संविधान में संशोधन करके उसके बाद अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उस विधेयक को हम संविधान संशोधक विधेयक कहते हैं। सामान्य विधेयक, यानी कि सामान्य विधेयक हम किसको कहेंगे? सामान्य विधेयक जो समान कानून को बनाने के लिए, देश के लिए कोई अगर समान कानून बनाना है उसके लिए जो विधेयक हम प्रस्तुत करते हैं तो उस विधेयक को हम सामान्य विधेयक कहते हैं। विधेयक प्रस्तुत करने से पहले विधेयक के प्रस्ताव को हम लोग बनाते हैं। विधेयक प्रस्तुत करने से पहले उसके ऊपर विचार होता है, विचार विमर्श होता है, उस पर बहस होता है। आखिर हम यह सोचते हैं कि हमको जो विधेयक लाना है वो उसको लाने की आवश्यकता क्या है,
इसके लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं। साथ ही साथ उस विधेयक के ऊपर बहस करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, उसके सकारात्मक पहलू को देखते हैं, उसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं। इसके बाद जो हमारे राजनीतिक दल होते हैं वो भी सरकार के ऊपर विधेयक प्रस्तुत करने के लिए दबाव डालते हैं। दबाव इसलिए डालते हैं क्योंकि वो चुनावी वादों को पूरा करने के लिए उनको कुछ विधेयक को प्रस्तुत करना होता है। आगामी चुनाव को जीतने के लिए भी उनको कोई विधेयक को लाना होता है ताकि हम अपने आगामी चुनाव में जीत दर्ज कर सकें। जो हमारा हित समूह होता है, मीडिया होता है, जो नागरिकों का संगठन होता है, वो भी हमेशा सरकार के ऊपर दबाव डालता है विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए। विधेयक को इसलिए प्रस्तुत करने के लिए वो दबाव डालता है क्योंकि वो अपने हित के बारे में सोचता है। जैसे अभी वर्तमान में घटना है कि 9 वर्षों से जो हमारे किसान हैं धरना दिए हुए हैं कृषि बिल को वापस करने के लिए। उनको जो कृषि बिल आया है वो किसानों के हक में नहीं है, ये जो संगठन है उनका कहना है। तो उनका कहना है कि एमएसपी को गारंटी ली जाए और सरकार जो है अपना बिल को वापस कर ले और कोई नया ऐसा बिल लाए जो किसानों के हित में हो, किसानों के फेवर में हो। किसी भी विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए उसमें अनेक बातों पर ध्यान दिया जाता है कि जो हम कानून को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस कानून को हम लागू कर रहे हैं, उसके लिए हम संपदा कहाँ से लाएंगे, अगर उसको हम लागू कर देते हैं तो उसका समर्थन कहाँ होगा, उसका कहाँ विरोध होगा, इन सभी बातों पर हमको ध्यान देना होता है। अब हम लोग जानेंगे विधेयक के प्रारूप। विधेयक के प्रारूप के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। विधेयक जो मंत्रिमंडल होता है उसकी स्वीकृति के बाद ही किसी विधेयक के प्रारूप को तैयार किया जाता है। जो विधेयक जिस मंत्रालय से संबंधित होता है वही मंत्रालय उस विधेयक का प्रारूप तैयार करता है। जैसे हम लोग ध्यान देंगे, यदि कोई शिक्षा मंत्रालय है तो शिक्षा से संबंधित कोई भी अगर विधेयक होगा तो उसके प्रारूप को तैयार करने का काम शिक्षा मंत्रालय करता है। जैसे अभी वर्तमान में एक नीति आई है, नई शिक्षा नीति, तो उसके प्रारूप को तैयार करने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद वो शिक्षा मंत्रालय करता है। कोई भी विधेयक है अगर सदन में प्रस्तुत करना है तो किसी भी सदन में हम उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। और जो सदन का कोई भी अगर सदस्य है, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो चाहे लोकसभा का सदस्य हो, कोई भी सदस्य विधेयक को प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन यदि धन विधेयक है तो धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा ही उस विधेयक में संशोधन कर सकता है, उस विधेयक में को स्वीकार कर सकता है, उस विधेयक को अस्वीकार कर सकता है। यदि उसको लगता है कि इसमें किसी प्रकार का संशोधन करना है तो उसके बारे में भी वो अपना संशोधन कर सकता है। वो जो धन विधेयक होता है उसको राज्यसभा में केवल 14 दिनों के लिए भेजता है। 14 दिनों के अंदर अगर राज्यसभा उसमें कोई संशोधन प्रस्तावित करती है तो करके उसको वापस करना होता है। यदि वो वापस नहीं भी करता है तो धन विधेयक पारित हो जाता है और जो संशोधन प्रस्तावित करता है उसको मानने के लिए हमारा जो लोकसभा है बाध्य नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को नामात्र की शक्ति होती है। अब हम लोग समझेंगे कि कोई भी विधेयक जो है कब कानून का रूप लेता है। इसके लिए हम लोग चार्ट के माध्यम से समझेंगे। कोई भी विधेयक है किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, किसी भी सदस्य के द्वारा, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, वो किसी भी सदन में उसको पेश कर सकता है। सिर्फ वो धन विधेयक नहीं होना चाहिए। यदि धन विधेयक है तो उसको सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगर कोई दूसरा विधेयक है तो किसी भी सदन में हम उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो लोकसभा में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो लोकसभा में उस विधेयक पर
विस्तार पूर्वक चर्चा होती है, सामान्य चर्चा होती है। सामान्य चर्चा होने के बाद उस विधेयक को समिति के पास भेज दिया जाता है। समिति उसका गहन जांच करता है, हर बिंदु को, हर पहलू को जांच करने का प्रयास करता है, उसको टेक्निकल मामलों में भी जांच करता है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है इसके भी बारे में जांच करता है। यह भी देखता है कि यह जो विधेयक लाया जा रहा है वो जनहित में है या नहीं, इसका कहाँ कितना समर्थन होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में, हर बिंदु के बारे में विस्तार पूर्वक जाँच करता है। जाँच करने के बाद वो समिति जो होता है अपना रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करता है। सदन यदि उसको स्वीकार कर लेता है तो भी ठीक, अस्वीकार करता है तो वहीं पे समाप्त हो जाता है। मान लेते हैं हम यहाँ कि ये जो सदन है वो रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। जब स्वीकार कर लेता है तो सदन के अंदर जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं उसका गहन अध्ययन करते हैं, उस पर वाद विवाद करते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं, उस पर टीका टिप्पणी करते हैं, बहुत तरह के प्रश्न पूछते हैं। जो विपक्ष में पार्टी होती है उसका काफ़ी आलोचना करती है, जिससे यह समझ में आ जाता है कि जो हम विधेयक बना रहे हैं वास्तव में वो जनहित में है या नहीं है। हम उसके नकारात्मक पक्ष को भी समझ जाते हैं, हम उसके सकारात्मक पक्ष को भी समझ जाते हैं, बहुत ही उसके बारे में हम आसानी से समझ जाते हैं। अब क्या होता है कि उसके ऊपर मतदान होता है। मतदान होने के बाद या तो विधेयक वो पारित हो जाता है या वहीं पे वो रद्द हो जाता है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो हमने जो लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया है वो पारित हो गया है। जब वो पारित हो जाएगा तो वो दूसरे सदन में चला जाएगा, यानी कि लोकसभा से वो राज्यसभा में चला जाता है। राज्यसभा में भी वही प्रक्रिया होता है जो लोकसभा में होता है, यानी कि जो इसके जो सदस्य होंगे उस विधेयक के ऊपर सामान्य चर्चा करेंगे। सामान्य चर्चा करने के बाद उसको समिति के पास भेजेंगे। समिति उसका गहन अध्ययन करेगा, हर बिंदु से, हर एंगल से उसका एंगल से उसकी जांच करेगा। जांच करने के बाद वो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिस सदन से आया है उसी सदन में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा। जब उस सदन में रिपोर्ट को प्रस्तुत कर देगा तो उसके ऊपर फिर से जो राज्यसभा के सदस्य होंगे उस पर विस्तार पूर्वक गहनता से उसकी जांच करेंगे, उस पर विचार विमर्श करेंगे, कटु आलोचक प्रश्न पूछेंगे, साथ ही साथ उसके नकारात्मक पक्ष को देखेंगे, सकारात्मक पक्ष को देखेंगे। इसके देखने के बाद उस पर मतदान होता है। मतदान होने के बाद या तो वो विधेयक पारित हो जाता है या उसको खारिज कर दिया जाता है। तो हम यहाँ पे फिर मान लेते हैं कि यह जो हमारा दूसरा सदन है राज्यसभा, इसने उस विधेयक को पारित कर दिया। हम नहीं पारित करेगा उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। हम यहाँ पे मान लिए कि ये जो विधेयक है, विधेयक को दूसरा सदन जो है वो पारित कर दिया। जब उसको पारित कर देगा तो उसको राष्ट्रपति के पास उस विधेयक को भेजता है और राष्ट्रपति या तो उसको मंजूरी दे देता है तो भी ठीक, अगर मंजूरी नहीं देता है तो वो पुनर्विचार करने के लिए पुनः सदन में भेज देता है। सदन उस पर विचार कर सकती भी है, उसमें संशोधन भी कर सकती है। अगर उसको लगता है कि हमने जो विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा है वो बिल्कुल सही है तो उसको दोबारा वो राष्ट्रपति के पास अगर भेज देता है तो राष्ट्रपति को वो उस विधेयक को मंजूरी देना ही देना होता है, उसकी वो मंजूरी हो जाती है। और जैसा ही वो मंजूरी दे देता है यानी कि हस्ताक्षर कर देता है, वो विधेयक जो है कानून का रूप ले लेता है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि यदि एक सदन से पारित हो गया और दूसरे सदन में पारित नहीं हुआ, रद्द हो गया, तब क्या होगा। तो हम इसमें 3 विधेयक की चर्चा करेंगे। पहला हम चर्चा करेंगे धन विधेयक का। तो धन विधेयक जब भी उसको प्रस्तुत किया जाता है तो सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा ही उसमें संशोधन कर सकती है, उसमें उसको स्वीकार कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है। और लोकसभा जो होता है 14 दिनों के लिए राज्यसभा में उस विधेयक को भेजते हैं। जब वो राज्यसभा में भेज देती है तो उसमें वो सिर्फ संशोधन प्रस्तावित कर सकता है। अगर उस पर कोई तरह का वो अंकुश नहीं लगाता है, उस विधेयक को पुनः अगर नहीं भी लौटाता है तो वो स्वतः पारित मान लिया जाता है, क्योंकि राज्यसभा को धन विधेयक के मामले में किसी प्रकार की शक्ति नहीं होती है, नाम मात्र की शक्ति होती है। अब हम लोग चर्चा करेंगे
साधारण विधेयक की यानी कि सामान्य विधेयक के बारे में। सामान्य विधेयक के बारे में हम मान लेते हैं कि लोकसभा ने उसको पारित कर लिया और राज्यसभा ने उसको रद्द कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में हमारे संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाती है। यहाँ से हमेशा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है। तो आपका होगा आंसर 108 अनुच्छेद। 108 अनुच्छेद के तहत संयुक्त बैठक बुलाती है। कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। उसका अधिवेशन कौन करता है? तो जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वही उसका अधिवेशन का अध्यक्षता करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है। अब हम लोग ध्यान देंगे कि जब संयुक्त बैठक बुलाई गई तो उसमें जो विधेयक पर वाद विवाद है उसको पुनः प्रस्तुत किया जाता है, उस पर विचार विमर्श किया जाता है, बार बार उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, कटु आलोचक प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके सकारात्मक पक्ष को भी देखा जाता है, उसके नकारात्मक पक्ष को भी देखा जाता है। अब देखने के बाद क्या होता है कि उसके ऊपर पुनः फिर मतदान होता है और मतदान होने पर जो लोकसभा का जो मतानुसार होता है उसके अनुसार वो तो या तो विधेयक पारित हो जाता है नहीं तो वो रद्द हो जाता है। तो अगर लोकसभा जैसा चाहता है वैसा ही होता है, क्योंकि समान विधेयक के मामले में अगर संयुक्त बैठक होती है तो वहाँ पे राज्यसभा से ज़्यादा शक्ति लोकसभा को हो जाती है। क्योंकि इसलिए ज़्यादा शक्ति हो जाती है क्योंकि राज्यसभा से लोकसभा का संख्या ज़्यादा होता है और जब वो मतदान करते हैं तो उन्हीं के अनुसार वो पारित होता है या रद्द हो जाता है। यानी कि उनकी मेजॉरिटी होने के कारण उनकी शक्ति जो होती है ज़्यादा हो जाती है। यानी कि लोकसभा जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। यदि वो चाहती है कि विधेयक पारित हो जाए तो विधेयक पारित हो जाएगा, अगर वो चाहती है कि रद्द हो जाए तो वो रद्द हो जाता है। अब हम लोग तीसरे विधेयक के बारे में चर्चा करेंगे, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में हमारा जो संविधान है उसमें यह प्रावधान नहीं है संयुक्त बैठक करने की। यानी कि जो हमारा संविधान है, संविधान संशोधन के मामले में किसी प्रकार का संयुक्त बैठक करने की कहीं प्रावधान नहीं है। इसलिए यदि एक सभा से अगर पारित हो जाता है, यानी कि लोकसभा से पारित हो गया और राज्यसभा में वो खारिज हो गया तो वहीं पर वो विधेयक समाप्त हो जाता है। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण। संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण कि जो हमारा संसद होता है कार्यपालिका पर कैसे नियंत्रण स्थापित करता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो संसद का जो सदस्य होते हैं यदि वो सक्रिय हैं, सचेत हैं, तब वो प्रभावी ढंग से कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित कर पाते हैं। यदि वो सचेत नहीं है, सक्रिय नहीं है, तो ऐसे कंडीशन पर उसके ऊपर नियंत्रण करना उनका संभव नहीं होता है। तो जब तक वो सक्रिय नहीं होंगे, सचेत नहीं होंगे, एक्टिव नहीं होंगे, तब तक से कार्यपालिका पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। इसीलिए संसद का जो सदस्य होते हैं हमेशा एक्टिव होते हैं और सचेत होते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि जब संसद में अगर जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं वो हमेशा उनको जो हमारा संविधान है वो उनको निर्भीक होकर के बोलने के लिए स्वतंत्रता दी है। क्योंकि जब अधिवेशन चलता है तो उसके दौरान अगर कोई भी जनप्रतिनिधि है तो अगर किसी प्रकार का अगर कोई समस्या है, मुद्दा है, तो उसको वो पूछ सकता है, उससे रिलेटेड प्रश्न को पूछ सकता है, उसको स्वतंत्रता दी गई है। उस समय उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है, तो इससे उनको निर्भीक होकर बोलने की स्वतंत्रता मिल जाती है। तो अगर संसद में कितना हो कोई सशक्त नेता हो, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं उनसे वो कटु आलोचक प्रश्न पूछ सकते हैं। जब कटु आलोचक प्रश्न पूछते हैं तो उनको भी जवाबदेहिता होती है उनके प्रश्नों का उत्तर देने का। उनको अपने जवाब से संतुष्ट करने की हमेशा कोशिश करते हैं कि हम जो प्रश्न पूछा गया है उसको संतुष्टि दे सकें, यानी कि उनको संतुष्ट कर सकें।
तो इस तरह से हमारा जो संसद होता है विधायिका के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। जो संसद जो है विधायिका के ऊपर जो कार्यपालिका होता है उसके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए उसके बहुत सारे साधन हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। संसदीय नियंत्रण के साधन, इसके साधन है बहस और वाद विवाद। बहस और वाद विवाद के अंतर्गत प्रश्नकाल आता है और शून्यकाल आता है। इसको हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। संसदीय नियंत्रण के साधन, एक साधन होता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव ला करके जो हमारी सरकार होती है, जो हमारा जो संसद होता है, वो किसी भी मंत्रिमंडल को वो गिरा सकता है, उसको त्याग पत्र दिलवा सकता है। वित्तीय नियंत्रण के माध्यम से भी संसदीय नियंत्रण किया जाता है। साथ ही साथ कानून को स्वीकृत करना, उसको अस्वीकृत करने का अधिकार भी हमारे संसद को होता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे प्रश्नकाल की। प्रश्नकाल जो होता है संसद का बहुत ही लोकप्रिय काल होता है। इसमें हमारे जो सदस्य होते हैं, सदस्य प्रश्न पूछते हैं मंत्री से और मंत्री को उस प्रश्न का जवाब देना होता है। ये जो संसद का यह पहला घंटा होता है, इसमें सदस्यों की उपस्थिति सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि जो भी सदस्य होते हैं प्रश्नकाल में मैक्सिमम उपस्थित रहते हैं। बहस और वाद विवाद के अंतर्गत एक आधे घंटे की चर्चा और स्थगन प्रस्ताव दोनों लोक महत्व के मामले में पर चर्चा करता है। इसके अलावा एक शून्यकाल होता है। शून्यकाल के अंतर्गत जो हमारे संसद होते हैं उसके ऊपर बिना सूचना के किसी भी प्रकार के किसी भी मामले को वो पूछ सकते हैं और उनको जो मंत्री होते हैं उनकी जवाबदेहिता नहीं होती है, बाध्यकारी नहीं होता है कि वो उनके प्रश्न का वो उत्तर दे ही दें। लेकिन जो प्रश्नकाल होता है उसमें उनको उत्तर देना ही देना होता है। अब हम आगे चर्चा करेंगे कानून की स्वीकृति और अस्वीकृति। कानून को मंजूर करना ना मंजूर करना संसद का दायित्व होता है, संसद का अधिकार होता है। साथ ही साथ विधेयक संसद की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है और इसकी स्वीकृति के लिए जो हमारा संसद होता है, जो शासक दल होता है, वो जो गठबंधन दल होता है उसके साथ विभिन्न सदस्यों के बीच विचार विमर्श करता है। साथ ही साथ विचार विमर्श के साथ साथ उसके साथ समझौता भी करता है कि हमने जो विधेयक लाई है वो जनता के हित में है, आप इसके समर्थन में हैं या नहीं। यदि उसका विरोध वो करते हैं तो वो जैसा चाहते हैं उसमें संशोधन करके वो विधेयक को प्रस्तुत करना चाहते हैं। यदि मान लीजिए कि किसी भी सत्ता दल को लोकसभा में अगर बहुमत है तो वहाँ पे अपने विधेयक को आसानी से पारित करवा लेते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है कि राज्यसभा में भी उनको बहुमत हो। अगर राज्यसभा में बहुमत नहीं है तो वहाँ भी उनको बहुत सारे जोड़ तोड़ करने पड़ते हैं, उनको काफ़ी रियायतें देनी होती है, तब जाकर के उनका विधेयक जो होता है पारित होता है। सरकार के पास लोकसभा में बहुमत हो, राज्यसभा में ना हो तो सरकार को संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए काफ़ी रियायतें देनी पड़ती है। जब रियायतें देता है तब जाकर के उनका जो विधेयक होता है पारित होता है। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो हमारा संसद है एक कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखता है। कैसे रखता है? क्योंकि जो हमारी सरकार होती है वो अपने मर्जी का कोई भी कानून नहीं बना सकती है, साथ ही साथ वो कभी भी तनाशाह भी नहीं हो सकता है। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे वित्तीय नियंत्रण के बारे में। वित्तीय नियंत्रण के अंतर्गत संसदीय स्वीकृति के लिए बजट बनाना और उसे पेश करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी होती है। यानी कि जो हमारा जो केंद्र सरकार होता है, जो राज्य सरकार होता है, जो केंद्र सरकार होता है या राज्य सरकार होता है, वर्ष में एक बार अपना बजट प्रस्तुत करता है। उस बजट के अंतर्गत सरकार जो एक वर्ष में आय और व्यय करता है, उस आय और व्यय का पूरा विवरण देता है कि किस मद में, किस मामले में, किस विभाग में कितना हमने व्यय
किया है और इसका सभी का विवरण जो है संसद में प्रस्तुत करना होता है, संसद से पारित करवाना होता है। अब धन स्वीकृति करने से पहले संसद जो है धन स्वीकृति करने से पहले सरकार से यह पूछती है कि धन मांगने का कारण क्या है, यानी कि धन जो आप हमसे स्वीकृत कराना चाहते हैं उसको मांगने का आपका क्या उचित है, आप कहाँ उसको खर्च करेंगे, आप उस धन को से किस विभाग में खर्च करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से भी हमारा जो संसद होता है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है। साथ ही साथ एक होता है लोक लेखा समिति, एक होता है नियंत्रण महालेखा परीक्षक। ये दोनों जो हैं संसद के द्वारा गठित किए जाते हैं। ये इनका मुख्य काम है धन के दुरुपयोग की जांच करना, धन का जो दुरुपयोग किसी प्रकार से न हो इसकी वो जांच करते हैं। यानी कि जो सरकार होती है जो एक वर्ष में जो आय और व्यय करता है उस आय व्यय का गहनतापूर्वक वो जांच करती है। गहनतापूर्वक जांच करने के बाद वो यह देखना चाहती है कि जो हमारी वर्तमान में सरकार है वो कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं किया है, कहीं धन का दुरुपयोग तो नहीं किया है। तो इसको जब जांच कर लेता है और साबित हो जाता है, जो भी रिपोर्ट होता है वो संसद को सौंप देता है। तो इस प्रकार से हमारा जो संसद होता है कार्यपालिका के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्तावित कर हटा सकती है। यानी कि जो हमारा लोकसभा है जो भी मंत्रिमंडल होता है उसके एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव अगर ला देता है तो पूरे मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना होता है। पूरे मंत्रिमंडल जो होता है भंग हो जाता है और उसके जगह पर नए सरकार का गठन किया जाता है। अगर मान लेते हैं, लेकिन जब तक सरकार को अपने दल अथवा सहयोगी दलों का बहुमत प्राप्त हो तब तक सरकार को हटाने की सदन की ये शक्ति जो होता है काल्पनिक होता है। ये अगर हमारा कोई भी सरकार है, चूंकि बहुमत का जो नेता होता है वही सरकार बनाता है, जब वो सरकार बनाता है अगर मेजोरिटी में है तो उसका कोई भी सदस्य जो है अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं लेता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर सदन चाहता है कि हम उसको हटा दें तो वो जो शक्ति होता है उसकी वो काल्पनिक होती है, उसको हटा नहीं सकती है। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे संसदीय समिति के बारे में कि संसदीय समिति है क्या, संसदीय समिति क्या करता है। तो संसदीय समिति का गठन जो है हमारा जो संसद होता है वही करता है। संसदीय समिति का जो अगर चुनाव करना है या उसको चयनित करना है या गठन करना है तो उसको हमारा जो संसद होता है वही करता है। यह विधेयक के न केवल कानून बनाने अपितु जो उसका दैनिक कार्य होता है उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हमारा समिति होता है वो विधायिका में सिर्फ कानून, उसका सिर्फ कानून बनाना ही कार्य नहीं है, उसका जो दैनिक कार्य है उसमें भी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ संसद जो है केवल अधिवेशन के दौरान ही बैठता है, इसलिए उसके पास सीमित समय होता है और जो भी विधेयक प्रस्तुत होता है उसके हर बिंदु को या टेक्निकल मामलों को वो गहनता से जांच नहीं कर पाता है। उसको जांच करने के लिए समितियां होती है, समिति में जो सदस्य होते हैं विशेषज्ञ होते हैं, उसके हर पहलू को जांच करते हैं। इसलिए समितियों का हम गठन करते हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे संसदीय समिति के कार्य। संसदीय समिति का कार्य, पहला कार्य है कि जो कानून बनाया जाता है उसके विषय को गहनतापूर्वक वो जांच करता है। मंत्रिमंडल जो मंत्री का जो विभाग होता है, जिस अनुदान का वो मांग करता है उस अनुदान का भी वो जांच करता है, उसका अध्ययन करता है। विभिन्न विभागों में जो खर्च होता है उसका भी वो अध्ययन करता है। भ्रष्टाचार के मामलों को भी वो जांच करता है। हमने अभी चर्चा किया लोक लेखा समिति और नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये क्या करते हैं कि भ्रष्टाचार के मामलों को जांच करते हैं। साथ ही साथ अनेक महत्वपूर्ण विधेयक को समितियों को भेजा जाता है। संसद जो होता है अक्सर जो समिति अपना कार्य करता है उसमें छीट-फूट बदलाव करके उसको लागू कर देता है।
तो इस तरह से हम लोगों ने जाना समिति का गठन कौन करता है, साथ ही साथ समिति का कार्य क्या होता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे संसद स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। जो संसद होता है, संसद के अंदर हर सदन में एक अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष जो होता है विधायिका का जो कार्रवाई होता है उसका सर्वोच्च अधिकारी होता है। वो सर्वोच्च अधिकारी होता है अपने सदन में जो भी जनप्रतिनिधि को प्रश्न बोलने का या कटु प्रश्न करने का या वाद विवाद करने के लिए जो कहा जाता है उसको अनुशासित होकर के कहने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। हमेशा उनको जो मंत्री जनप्रतिनिधि होते हैं जो बोलते हैं उनको समय भी निर्धारित किया जाता है ताकि जो सदन का मर्यादा कभी भंग न हो। तो इस प्रकार से जो हमारा जो संसद होता है अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि ये हमारे क्या हैं, अध्यक्ष हैं, और जितने भी ये जनप्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद हैं वो अपना अनुशासन के साथ जो भी समस्याएं होती है, जनता का जो मुद्दा होता है उसको वो उठाते हैं और यहाँ जो मंत्री बैठे होते हैं उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो संसद होता है वो अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे दल बदल निरोधक कानून। दल बदल निरोधक कानून को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि दल बदल क्या है। यदि कोई सदस्य अपने पार्टी के नेतृत्व के बावजूद अगर सदन में उपस्थित न हो और जो अपना मतदान करे वो अपने पार्टी के विपरीत करे और यह भी करे कि अपने स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता त्याग दे, तो उसको हम लोग कहते हैं दल बदल। उसको कहते हैं दल बदल। दल बदल को रोकने के लिए संविधान में 52वां संविधान संशोधन किया गया और 91वां संविधान संशोधन किया गया। इस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि कोई भी सदस्य यदि दल बदल करता है तो उस सदन का उसकी जो सदस्यता होती है उसको समाप्त कर दी जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने कार्यपालिका के ऊपर संसद किस तरह से नियंत्रण स्थापित करता है, विधेयक किस तरह से कानून में परिवर्तित हो जाता है, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक से जानें। अब हम लोग कुछ प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न है विधेयक किसे कहा जाता है। हम लोगों ने पहले ही शुरुआत में ही इसकी चर्चा किया है। निजी सदस्यों का विधेयक क्या होता है, इसके भी बारे में हम लोग शुरुआत में ही चर्चा किए हैं। प्रश्नकाल से आप क्या समझते हैं। अभी हम लोगों ने समझा कि प्रश्नकाल के अंतर्गत जो है कि हमारा जो हमारे सदस्य होते हैं वो मंत्रीगण से प्रश्न को पूछते हैं तो वो उन मंत्रीगण अपना जवाब प्रस्तुत करते हैं। और ये जो प्रश्नकाल होता है सदन का पहला घंटा होता है और इसमें सदन में सबसे ज़्यादा उपस्थिति होता है और ये जो प्रश्न के काल के माध्यम से हमारा जो संसद होता है कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। हम लोग विस्तार पूर्वक से इसको जान चुके हैं। संसदीय समितियां क्या क्या करती है अभी हम लोग फिलहाल चर्चा किए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में आसानी से दे पाएंगे। धन्यवाद।